साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागो फिर से हाजिर हूं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की MCQ सीरीज के पाठ संख्या 5 में। दोस्तों आपको बता दूं, प्रयास रहता है कि मैं आपको एक जो क्लास है उसमें भारतीय संविधान का एक टॉपिक क्लियर कराऊं और साथ में विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बहुत अच्छे श्रेणी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं लाने का प्रयास करता हूं। तो साथियों वीडियो में अंत तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये जो वीडियो है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके और हमें मनोबल प्रदान हो। दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। RAS प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? संविधान सभा से। विगत 4 क्लासेज में 100 प्रश्न हम कर चुके हैं। प्रश्नों की संख्या 100 थी दोस्तों, लेकिन उसमें कम से कम 300 से लेकर 400 प्रश्न कवर कराने का मैंने प्रयास किया था। आप देखेंगे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के संबंध में से कौन से कथन सही है? आपको चयन करना है। RAS प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। अच्छे से पढ़ें, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो आप बताएं कि जो संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर गठन की गई थी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर थी या नहीं थी? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर बिल्कुल थी या नहीं थी? नहीं थी, है ना। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि वयस्क मताधिकार उस समय तक लागू था ही नहीं, तो ये तो सही आंसर है। अगर आप देखोगे ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष का थी क्या? आप जब उसकी सिफारिशें पढ़ोगे कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन ने कहा था दोस्तों कि जो निर्वाचन की रीति रहेगी वो निर्वाचन की रीति रहेगी दोस्तों अप्रत्यक्ष। कैसी रहेगी? अप्रत्यक्ष रहेगी। का मतलब ये तो इसमें गलत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी नहीं। सी ऑप्शन देखेंगे, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। बताओ, यह बहुदलीय संरचना थी या नहीं थी? ये बहुदलीय संरचना थी, इसमें बहुत सारे दलों के जो मेंबर्स थे, इसका मतलब ये भी गलत है। अब आप पढ़ोगे, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो संघ शक्ति समिति। क्या पढ़ोगे? संघ शक्ति समिति। आप पढ़ोगे संघ संविधान समिति, आप पढ़ोगे प्रांतीय संविधान समिति, आप पढ़ोगे प्रारूप समिति, आप पढ़ोगे प्रक्रिया नियम समिति, आप पढ़ोगे संचार, तदर्थ झंडा समिति। ऐसी कई समितियां थी। इस प्रकार ये जो डी है ये सही है। अब है प्रश्न, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करें। ऑप्शन ए और डी। अब देखिए सही कौन से हैं। ऑप्शन का मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। जो भी डाउट्स हैं संविधान सभा से रिलेटेड वो मैंने सारे इस प्रश्न से रिलेटेड आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों। और दूसरा प्रश्न है, संघ राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, उनकी सीमाओं के संबंध में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? साथियों ये जो क्लास है ना वो अनुसूची से संबंधित प्रश्नों को लेकर विशेष रूप से बनाई गई है और साथ में इसमें समाहित किए गए हैं विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जिसमें आप देखोगे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर RPSC के, आप देखोगे RS जो प्री से रिलेटेड प्रश्न है 2018, 2021, 2023, उनको भी मैंने समाहित किया है। देखते हैं प्रश्न को। संघ एवं राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, उनकी सीमाओं के संबंध में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में वर्णन किया गया है? साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची जिसमें आप देखोगे संघ के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, उनकी सीमाएं। साथियों मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि किसी राज्य अर्थात संघ हो, कोई राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, उस नाम में, उसके क्षेत्र अधिकार में, उसके न्यायिक क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है
तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 और प्रथम अनुसूची में बदलाव करना पड़ता है। क्लियर है? तो प्रथम अनुसूची इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में वर्णन किया गया है? आप देखते हो दोस्तों, SC ST से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है वो दोस्तों मिलेंगे आपको कौन सी अनुसूची में? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप देखते हो 5वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से। आप 6वीं अनुसूची देखोगे दोस्तों तो 4 स्टेट हैं, असम, आपका मेघालय, कौन सा है? मेघालय, आपका त्रिपुरा है, आपका मिजोरम है। ये 4 राज्यों के जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं इनसे रिलेटेड जो विशेष प्रावधान है प्रशासन के संबंध में वो आपको 4 राज्यों से याद रखनी है। 6वीं अनुसूची। अगर 7वीं की बात करें दोस्तों तो केंद्र मतलब संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें आप पढ़ते हो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची आपको पता है दोस्तों, यह है जो मान्यता प्राप्त 14 भाषाएं थी मूल संविधान में और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, अच्छे से पढ़ें, 52वां संविधान संशोधन होगा 1985 में। कब हुआ? 1985 में। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? साथियों, जैसा कि आपको पता है, अगर मूल संविधान की मैं बात करूं तो मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। क्लियर है? बाद में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी जाएगी, जो अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अभी जो प्रश्न है वो है 52वें संविधान संशोधन को लेकर। तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित थी। क्लियर है? आया राम गया राम वाली कहानी मैंने आपको बताई थी जब क्लासेज हुई थी अनुसूची को लेकर। ठीक है? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में दोस्तों जुड़ेगी 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं। देखिए अगला प्रश्न आ गया 8वीं अनुसूची को लेकर। 8वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से कौन से संविधान संशोधन, वो संविधान संशोधन, ऐसे नहीं पूछा है कि क्या है, ये पूछा है कि 8वीं अनुसूची का संबंध कौन से संविधान संशोधन से है ना? 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003। तो तीनों के तीनों जो संविधान संशोधन है दोस्तों वो हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखें 8वीं अनुसूची है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। आपको मैंने बताया अभी, जब आप 8वीं अनुसूची देखोगे मूल संविधान की तो उसमें भाषाएं मिलेंगी दोस्तों 14। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो वो है 22, और ये 22 भाषाएं अर्थात बाद में 8 भाषाएं जुड़ी हैं। तो 8 भाषाएं इन संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो इस प्रकार तीनों के तीनों संविधान संशोधन आपके किससे रिलेटेड हैं? 8वीं अनुसूची से रिलेटेड हैं। अब देखते हैं 21वां संविधान में होगा दोस्तों, और 15वीं भाषा जुड़ेगी सिंधी। कौन सी जुड़ेगी? सिंधी। अगर बात करें 71वें संविधान संशोधन 1992 की, तो दोस्तों 3 भाषाएं जुड़ेंगी और यहां भाषाएं हो जाएंगी 18। मणिपुरी है, नेपाली है और कोंकणी है। कौन सी है दोस्तों? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। अब आप देखेंगे 92वां संविधान संशोधन 2003 होगा और इसके द्वारा 4 भाषाएं जुड़ेंगी और 22 भाषाएं हो जाएंगी वर्तमान संविधान में। कौन कौन सी है? बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। एक भी प्रश्न से
जिस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है उन सारे प्रश्नों को मैं साथ लेकर चल रहा हूं। आशा करता हूं आपको मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आ रहा होगा और कोई भी डाउट्स आपका रहने वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल में अभी मैंने बताया था 8वीं जो अनुसूची है दोस्तों उसमें कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। तो मूल संविधान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 की बात करें दोस्तों तो 14 भाषाएं हुआ करती थी मूल संविधान में। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 जो भाषाएं थी वो मूल में थी। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों? वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 22। क्लियर है? नवी अनुसूची को लेकर प्रश्न है। नवी संविधान में नहीं थी क्योंकि पहले कितनी थी? 8। नवी अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा संविधान संशोधन या चौथा संविधान संशोधन? तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जो 1951 में हुआ था उसके द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी जाएगी। और इसका संबंध पूछा जाए दोस्तों तो भू राजस्व और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने से रिलेटेड था। किससे था? भू राजस्व तथा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने को लेकर था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखें। कियोतो हेलोहनबाद में बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लेना बिल्कुल, है ना। कियोतो हेलोहनबाद 1992 का संबंध भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची से है? तो साथियों 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में आपको मिलेगा कियोतो हेलोहनबाद 1992। और ये आपको पता है, मुझे बता दो 10वीं अनुसूची अभी आई थी, वो था दल बदल को लेकर। और एक संविधान संशोधन आपको याद होगा 52वां होगा 1985 में। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी जाएगी, जो कि दल बदल की निर्भरता के संबंध में थी। और ये जो बात है ये है दोस्तों इस साथ लोकसभा अध्यक्ष की निर्भरता को लेकर। किसको लेकर? स्पीकर के संबंध में। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखें। देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। कोहल्लोबाद 2007, है ना। अभी हमने पढ़ा था 10वीं अनुसूची को लेकर एक बात, और यह है दोस्तों कोहल्लोबाद 2007 का संबंध निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची से है? ऑप्शन नंबर ए 8वीं, ऑप्शन नंबर बी 9वीं, ऑप्शन नंबर सी 10वीं और ऑप्शन नंबर डी 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची। कौन सी है? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची अभी मैंने बताई थी आपको, भू राजस्व और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी जाएगी। और आपको पता है दोस्तों इस पर एक बात याद रखनी है कि इसमें जितने भी विषय थे ना उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। स्टार्टिंग में मतलब प्रारंभ में इसमें जो विषय थे वो 13 थे, बढ़कर इसकी संख्या 284 हो गई। और बाद में ये कोहल्लोबाद 2007 आएगा और इसमें उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय देगा कि 24 अप्रैल 1973। और ये डेट भारतीय संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि ये बाद है केशवानंद भारती बाद। अब इसमें उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय देगा कोहल्लोबाद 2007 में दोस्तों, और क्या कहेगा कि इस तिथि के बाद जो भी इसमें विषय रखे गए हैं किसमें? 9वीं अनुसूची में, इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
क्लियर है। इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये कोहलोबाद 2007 में निर्णय दिया जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 11वीं अनुसूची को लेकर प्रश्न है, 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? देखो साथियों, 8वीं अनुसूची जो थी वो तो मूल संविधान में थी, 9, 10, 11 और 12 जो अनुसूची हैं वो बाद में जुड़ी हैं, तो कोई ना कोई संविधान संशोधन होगा। तो 11वीं अनुसूची के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची है पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन को लेकर। पंचायती राज संस्थाओं के जो कर्तव्य हैं उनको लेकर भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। क्लियर है। पंचायती राज दिवस क्लियर है। पंचायती राज अभी मैंने बताया था आपको 11वीं अनुसूची है ना। 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज से संबंधित प्रावधान मिलेंगे। तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 में आपको डेट याद रखनी है। इस दिन से पंचायती राज संस्थाएं लागू की गई। तो 24 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है। बहुत सिंपल प्रश्न है। 12वीं अनुसूची, ये भी प्रश्न है। इससे पहले 11वीं अनुसूची देखी। 12वीं अनुसूची दोस्तों जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसमें मेरे द्वारा जो विशेष फोकस रहेगा प्रश्नों पर वो रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूचियों को लेकर। अंत में सारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर कराऊंगा। तब तक जो प्रश्न बनते हैं मोस्ट उनको देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो आप देखोगे 73वां संविधान संशोधन दोस्तों ये तो हुआ 11वीं अनुसूची को लेकर। किसको लेकर? इसके द्वारा तो 11वीं जुड़ी। अगर आप बात करें 74वें संविधान संशोधन तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें आपको मिलेगा नगरीय प्रशासन से संबंधित जो इकाइयां हैं ना, तो नगरीय स्वशासन आपको देखने को मिलता है 12वीं अनुसूची में, जो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। क्लियर है। 52वां संविधान संशोधन आप देखोगे ये 1985 में होगा। और आपको पता है इसमें क्या मिलता है दोस्तों? इसमें आपको मिलेगा किसका वर्णन है? 52वें संविधान संशोधन 1985। और इसमें है दल बदल संबंधी प्रावधान। अगर बात करें 35वें संविधान संशोधन की तो ये सिक्किम राज्य को जो दर्जा मिला राज्य का उसको लेकर प्रावधान है 1975 में। क्लियर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर है। 12वीं अनुसूची में ये भी उसी से रिलेटेड है, नगरीय प्रशासन की जो इकाइयां हैं उनको कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 12वीं अनुसूची आप जब देखोगे तो नगरीय प्रशासन की हैं, जिसमें आप देखते हो आपने एक ये वर्ड सुना है नगर पालिका, है ना। नगर पालिका आप देखते हो खूब के नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है। लेकिन दोस्तों अगर 12वीं की बात करें तो नगर पालिका की जगह आपको शब्द देखने को मिलता है उसमें नगर पंचायत। नगर पालिका नाम से कोई शब्द नहीं है, नगर पंचायत है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। और आप देखोगे 12वीं अनुसूची में जो नगरीय प्रशासन की इकाइयां हैं उनको 18 विषय प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची का संबंध 4th शेड्यूल निम्न में से किससे? 4थी अनुसूची जब आप देखते हो तो 4थी अनुसूची आप पढ़ें। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेतन भत्ते तथा पेंशन, तो ये तो मिलेगा आपको अनुसूची 2 में। किसमें मिलेगा? अनुसूची 2 में।
अगला है ऑप्शन बी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य सीटों का आवंटन। इसमें बताओ, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ये आपको मिलेगा अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी, इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुसूची 8 में। ऑप्शन नंबर बी आप देखोगे कि राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य क्या किया गया है, सीटों का आवंटन या बंटवारा किया गया है, ये मिलता है चौथी अनुसूची में। और आप देखोगे सर्वाधिक जो सीट हैं राज्यसभा की, वो दोस्तों कौन से प्रदेश से हैं, तो आपको पता है कि जब जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा है तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, हमारा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश से जो सीटें हैं वो कितनी हैं दोस्तों, 31। साथ में मैं बात कर लूं राजस्थान से, तो राजस्थान से जो राज्यसभा में सीट है वो दोस्तों हैं 10। लोकसभा की बात करूं राजस्थान से, तो राजस्थान से लोकसभा की सीट है दोस्तों 25। और आपको पता है फर्स्ट गेट 2018 सॉरी, उसमें प्रश्न था कौन सा, कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं। इसका मतलब बात कर रहा है एग्जामिनर राज्यसभा प्लस लोकसभा की, तो 35 उसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लें दोस्तों। 11वीं अनुसूची, पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो 11वीं अनुसूची आपको पंचायती राज से रिलेटेड है और पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा कि अनुसूची जो 11 है दोस्तों 29 विषय प्रदान करती है। साथ में दोबारा पढ़ लें आप 12वीं अनुसूची जिसमें नगरीय प्रशासन से संबंधित है, उसमें कितने विषय थे, 18 विषय थे। क्लियर है। बहुत सरल सरल प्रश्न है अनुसूची से जो भी बनते हैं उनको समझते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सही कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची है दोस्तों। चारों की चारों जो अनुसूची है वो मूल संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई हैं। ये क्लियर है। 9वीं अनुसूची देखिए आप, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची में अभी मैंने बताया था आपको, 9वीं अनुसूची जो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जुड़ेगी। ऑप्शन नंबर 4 से मिलान कर देना है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची का है दल बदल, 2 से मिलान करना है और दल बदल 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगर हम बात करें दोस्तों 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची आपको मिलती है जिसका वर्णन है पंचायती राज संस्थाओं का, जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1993 है। अगर बात करें 12वीं अनुसूची की, 12वीं अनुसूची में मिलता है दोस्तों नगरीय प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है, शक्तियां हैं, और ये थी 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में जुड़ेगी। इस प्रकार ए का मिलान करोगे 4 से, बी का मिलान करना है 2 से, सी का मिलान करना है 1 से और डी का मिलान करना है 3 से। ऑप्शन देखें, ए का 4, ये गलत, ये गलत। सी और डी में से देखें आप, बी का मिलान 2 से करें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। संघ एवं राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा, अभी भी प्रश्न था कि संघ एवं राज्यों के मध्य जो विषय हैं दोस्तों, शक्ति हैं, क्या है, शक्ति हैं, उनका जो बंटवारा किया गया है वो किया गया है दोस्तों कौन सी अनुसूची में, तो 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और आप देखते हो संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची, यही है। आप जब संघ सूची देखोगे तो इसमें 97 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची में आप देखोगे इसमें 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे और अब 52 विषय हैं। ये भी आपको याद रखना है शक्तियों को लेकर। और जब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है तो ऐसी जो शासन व्यवस्था होती है दोस्तों, वो होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, यही है। और अखिल भारतीय संघ की बात करें तो अखिल भारतीय संघ का प्रावधान आपको पहली बार देखने को मिलेगा 1935 के अधिनियम थे, अधिनियम से। लेकिन जो संघ है ना, अखिल भारतीय संघ का सपना सच नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें देशी रियासतें शामिल होने से मना कर देती हैं। ये भी मैंने आपको बताया था जब संविधान के स्रोत पढ़े थे। अगला प्रश्न देख लें। आरएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में सदस्य नहीं रहे? आपको पता है ये जो समिति थी ना, ये 12 सदस्यीय समिति थी। कितनी? 12 सदस्यीय समिति हुआ करती थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार स्वर्ण सिंह थे और इसलिए इसका जो नाम है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति रखा गया है। इसके द्वारा आपको पता होगा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े जाएंगे। भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। क्लियर है? पढ़ लेते हैं प्रश्न को। अच्छा प्रश्न है। सदस्य रहे हैं, इसका मतलब इसने पूछा है कौन कौन सदस्य थे, कौन नहीं था। AR अंतुले बिल्कुल थे, SS रे बिल्कुल थे, हरदेव जोशी नहीं थे, CM बिल्कुल थे। आप दे CM स्टीफन इसका नाम था और CM स्टीफन इसके सदस्य थे। प्रश्न है सही उत्तर का नीचे दिए गए कूट से उत्तर दें आप। देखो A, B और D, ऑप्शन नंबर एक तो गलत है, A, B और C ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों पढ़ते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति में जो 12 सदस्य थे उनको एक बार अच्छे से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य ये थे, खुद स्वर्ण सिंह थे, ये अध्यक्ष। क्लियर है? तो इन्हीं के नाम पर इस समिति का जो नाम था वो सरदार स्वर्ण सिंह हुआ। SS रे, BN गॉडगिल, BN बनर्जी, दिनेश गोस्वामी, DP सिंह, स्टीफन, HR गोखले, रजनी पटेल, BA शहीद मोहम्मद, AR अंतुले और बसंत साठे, कुल मिला के 12 सदस्यीय ये कमेटी थी जिसमें एक अध्यक्ष और 11 सदस्य हुआ करते थे। अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह और इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम रखा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न देख लें। वीडियो में लास्ट तक प्रश्नों को देखना है, अंत तक बने रहना है। निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? दोस्तों RAS प्री 2018 का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पता होगा तत्कालीन मंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी ने आपको पता है अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए, कौन से आर्टिकल? अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए क्या किया? किसके द्वारा? आंतरिक अशांति के नाम पर, आंतरिक अशांति के नाम पर क्या लगा दिया दोस्तों? आपातकाल लगा दिया। किसके नाम पर? आंतरिक अशांति के नाम पर। आप देखोगे ये जो है आंतरिक अशांति आर्टिकल 352 में वर्तमान में नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर एक शब्द आया है सशस्त्र विद्रोह।
बाह्य आक्रमण और युद्ध, ये 3 परिस्थितियां होंगी, जो कि प्रथम श्रेणी व्याख्याता आरपीएससी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था कि ये प्रश्न था कि आंतरिक अशांति मतलब अनुच्छेद 352 के तहत निम्न में से आप किस आधार पर, कौन शामिल नहीं है जिसके आधार पर आप आपातकाल लगाओगे। तो उसका राइट आंसर था आंतरिक अशांति के द्वारा वर्तमान में क्या नहीं लगाया जा सकता है, आपातकाल नहीं लगेगा, केवल युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और वो है सशस्त्र विद्रोह। क्लियर है। ये प्रश्न भी अच्छा है। तो आप देखोगे कि इस समय भारत के राष्ट्रपति ने, वो डेट आपको देखनी है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के नाम पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। क्लियर है। अगला प्रश्न, प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2022 का प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन नंबर ए, जीएमसी बाल योगी ऑप्शन नंबर बी, बलराम जाखड़ ऑप्शन नंबर सी, हुकम सिंह ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बलराम जाखड़। आपको पता होगा सर्वाधिक लंबी अवधि तक लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले थे बलराम जाखड़। ये मध्य प्रदेश में राज्यपाल भी रहे थे, सांसद भी रहे थे। उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतया विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है। ये भी प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2018 का ही प्रश्न है। प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी पद्धति एवं प्रक्रिया के जो साधारणतया विनियमन के लिए नियम बनाने की जो वो प्रक्रिया है, वो कौन बनाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनती है। ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ऑप्शन नंबर सी, संसद, या ऑप्शन नंबर डी, सिविल और न्यायिक प्राधिकारी। तो साथियों आपको पता होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा और उच्चतम न्यायालय के प्रक्रिया पद्धति के जो विनियमन के नियम हैं वो बनाए जाएंगे उच्चतम न्यायालय के द्वारा, लेकिन अनुमोदन होगा राष्ट्रपति का। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वे 3 आधार, अभी प्रश्न बताया था मैंने आपको, वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है, निम्न में से शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अशांति, ऑप्शन नंबर बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो शामिल नहीं है, युद्ध शामिल है, बाह्य आक्रमण शामिल है, सशस्त्र विद्रोह शामिल है। शामिल नहीं है इसका मतलब आंतरिक अशांति वर्तमान में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए आंतरिक अशांति के नाम पर देश में लंबी अवधि के लिए आपातकाल लगा दिया था, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन के द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति को हटा दिया और सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। क्लियर है। पहले भी बता दिया था डिटेल में। प्रारूप समिति के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। प्रारूप समिति आपको पता है साथियों संविधान निर्माण की एक महत्वपूर्ण समिति थी, और जैसा कि आपको पता है भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वो बीएन राव ने तैयार किया था, और बीएन राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की समीक्षा के लिए प्रारूप समिति का गठन होगा साथियों 29 अगस्त 1947 को, और 30 अगस्त 1947 को अगले ही दिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को इस समिति का निर्विरोध सभापति चुन लिया जाता है। इसमें 7 सदस्य थे जिसके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अध्यक्ष हुआ करते थे। पढ़ते हैं प्रश्न को। ऑप्शन नंबर 1 जो पॉइंट है वो कह रहा है सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। बिल्कुल सही है ये तो। दूसरा जो है वो है प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। बिल्कुल सही है। एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य हुआ करते थे। एकदम राइट है।
पूरा नाम प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति था, बिल्कुल सही है साथियों। इसके अन्य नाम की बात करें साथ में तो आपको पता होगा मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी, कौन सी कमेटी? ड्राफ्ट कमेटी, ये भी इनके अन्य नाम थे, लेकिन जो पूरा नाम था वो था साथियों प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति, क्योंकि BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की समीक्षा के लिए ही इस समिति का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का निर्विरोध सभापति निर्वाचित किया, बिल्कुल अगले ही दिन जैसे इसका गठन होगा 29 अगस्त को, 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर जी हैं उनको निर्विरोध सभापति चुन लिया जाता है। इसका मतलब चारों के चारों बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है प्रारूप समिति के संबंध में। तो 49 को संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 18। आपको पता है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको बनने में समय लगेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और इसी दिन भारत का संविधान रूप से लागू किया जाएगा, तो 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप दोस्तों ये जो डेट है ना, ये संविधान निर्माण की तिथि है। किसकी तिथि है? निर्माण की तिथि है। संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित होने की तिथि है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित होने की तिथि है। और मैं आपको बता दूं आंशिक रूप से लागू होने की भी तिथि है। आंशिक रूप से लागू होने की तिथि है। क्लियर है दोस्तों? अब बात करें भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों का, तो आप देखोगे 5, 6, 7, 8, 9 जो नागरिकता से संबंधित, 60 अनुच्छेद 324, 366, 367, 379, 380, 381, 388, 391, 392, 393 और 394 जो आर्टिकल हैं इनको उसी दिन लागू कर दिया गया था। क्लियर है? 16 अनुच्छेद हैं साथियों। कितने हैं? 16। क्लियर है? प्रश्न आज की जो क्लास है उसका अंतिम प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन, इसका मतलब 4 में से एक कथन आपका असत्य है, उसको छांटना है। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान सभा का जब निर्वाचन होगा तो दोस्तों जुलाई अगस्त 1946 में, कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में जब निर्वाचन हुआ ना, तो उस समय इसकी जो निर्वाचन की रीति थी ना, कैबिनेट मिशन ने वो बताई थी दोस्तों अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। बी की बात करें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई, बिल्कुल मुस्लिम, सिख और सामान्य में बांटा गया था। बात करें प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 2 प्रतिनिधि निर्वाचित किए। ऑप्शन नंबर डी है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389, बिल्कुल राइट आंसर है। 389 जो सदस्य संख्या थी उसका डिवाइडेशन उन्होंने किया ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों में। ब्रिटिश प्रांत थे 296 और देसी रियासतों से निर्वाचित हुए थे 93 सदस्य, और इस प्रकार कुल सदस्य संख्या थी 389। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। असत्य कथन पूछा है, इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 2 नहीं साथियों, केवल 1 प्रतिनिधि निर्वाचित करने का प्रावधान था कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आएगा। 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें आप पढ़ते हो AB अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और खुद कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, है ना। और इसी की संस्तुतियों के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है और यही संविधान सभा हमारे भारत देश के संविधान का निर्माण करती है। साथियों
जो भी आपके डाउट्स हैं इससे रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी जो वीडियो जो आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी पर आ रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, शेयर करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।